एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है। मतलब एक मासूम बच्चा जो अपनी पूरी जान लगाकर, पूरी शिद्दत से किसी बेजुबान की जान बचाना चाहता है हम्म। और वो अनजाने में उसी का कातिल बन जाए, ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना? अक्सर हम मानते हैं कि अगर किसी काम के पीछे हमारी नीयत साफ है, इरादा नेक है, तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है। लेकिन देखिए, क्या सिर्फ अच्छी नीयत होना काफी है? मतलब जब बिना सही ज्ञान और प्रकृति के नियमों को समझे बिना हस्तक्षेप किया जाता है ना, तो तो तबाही मच सकती है। बिल्कुल कितनी बड़ी तबाही ला सकता है ये शायद हमारी कल्पना से परे है। सचमुच ये एक बहुत ही गहरी और विचलित करने वाली स्थिति होती है। हम्म। जब अज्ञानता और करुणा आपस में टकराते हैं तो अक्सर जो परिणाम सामने आता है वो एक भयंकर त्रासदी होता है। देखिए, प्रकृति के अपने कुछ अटल नियम हैं। सही बात है। और जब इंसान, विशेष कर एक अबोध बच्चा, मतलब अपनी सीमित समझ के साथ उन नियमों में दखल देता है, तो परिणाम पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। और आज हमारी इस गहन चर्चा के केंद्र में यही मार्मिक टकराव है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की जो कालजयी रचना है ना, नादान दोस्त, हम्म। उसकी परतों को उधेड़ेंगे। हाँ, वो कहानी बहुत ही सटीक उदाहरण है इस चीज का। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमने कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत लिए हैं। हाल ही में चंद्रकांत यादव द्वारा प्रेमचंद के बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया एक अत्यंत विस्तृत शोध आलेख है। बहुत ही शानदार आलेख है वो। हाँ, उसने इस कहानी को देखने का एक बिल्कुल नया और मनोवैज्ञानिक नजरिया दिया है। इसके अलावा कुछ शैक्षिक सामग्रियों और एक विश्लेषणात्मक YouTube ट्रांसक्रिप्ट को खंगालने के बाद मतलब जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो केवल एक पुरानी बाल कथा तक सीमित नहीं रहती। सही कहा। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य सिर्फ सारांश देना नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। आज का हमारा उद्देश्य ये समझना है कि बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है, वे अपनी एक अलग काल्पनिक दुनिया कैसे गढ़ते हैं और कैसे बड़ों की, जो बड़े लोग हैं, उनकी अनदेखी एक मासूम सी कोशिश को जानलेवा हादसे में बदल सकती है। हम्म। इस विश्लेषण की सबसे बड़ी खूबी ही यही है। ये हमें बच्चों के उस लॉजिक या कह लें तर्क प्रणाली के भीतर ले जाता है, जिसे हम अक्सर बचपना समझ लेते हैं, बिल्कुल। जिसे हम बड़े अक्सर मूर्खता या नादानी समझकर खारिज कर देते हैं। इस कहानी और शोध आलेख के माध्यम से हम उन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझेंगे जहां एक बच्चा मतलब जानकारी के अभाव में खुद ही परिकल्पनाएं बनाने लगता है। तो चलिए सीधा उस घर के छज्जे यानी जो कार्निस है ना, उसकी ओर चलते हैं जहां से इस पूरी घटना की शुरुआत होती है। हाँ, बिल्कुल। कहानी के केंद्र में दो मासूम बच्चे हैं, केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा। अब उनके घर के कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। जो कि बहुत ही आम बात है। हाँ, एक बहुत ही सामान्य सी प्राकृतिक घटना है। लेकिन उन दोनों बच्चों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं है। मतलब उनका आकर्षण इस कदर हावी है कि सुबह आंख खुलते ही वो सीधे कॉर्निस के नीचे पहुंच जाते हैं। हाँ, अपना वो दूध और जलेबी सब भूलकर। अरे बिल्कुल। मतलब उन्हें अपनी सबसे पसंदीदा चीज दूध और जलेबी तक का कोई होश नहीं रहता। उनके नन्हे दिमाग में अनगिनत सवालों का बवंडर उठ रहा है कि अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, हाँ, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। देखिए, ये जो सवाल है ना, ये महज सवाल नहीं है। अगर हम बाल मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये ज्ञान की वो प्रारंभिक भूख है जो हर इंसान में जन्म से होती है। एक स्वाभाविक जिज्ञासा। बिल्कुल। चंद्रकांत यादव का शोध आलेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि बच्चे स्वभाव से ही खोजी होते हैं। जब वे अपने आसपास किसी नई घटना को देखते हैं तो उनका मस्तिष्क मतलब उसे समझने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो उठता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विडंबना क्या है? विडंबना कि उन्हें जवाब देने वाला कोई नहीं है। एकदम सही। उनके पास इन सवालों के जवाब देने वाला कोई मौजूद नहीं है। और यही बात सबसे ज्यादा चुभती है मुझे। मतलब घर में माता पिता दोनों हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नितांत अकेले हैं। माँ घर के अनगिनत कामों में उलझी हुई हैं, रसोई का काम, कपड़े लत्ते, और बाबूजी अपने दफ्तर के कागजों में खोए हुए हैं। बड़ों की अपनी अलग ही दुनिया है। हाँ, मुझे ये स्थिति बिल्कुल वैसी लगती है जैसे कोई बहुत ही जुनूनी वैज्ञानिक बिना किसी दूरबीन के
अंतरिक्ष के किसी बिल्कुल नए अनजाने ग्रह को समझने की कोशिश कर रहा हो। अरे बहुत ही सटीक तुलना है ये। है ना? उन बच्चों के पास ब्रह्मांड को, उस जन्म की प्रक्रिया को समझने की तीव्र लालसा तो है, जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है, लेकिन साधन नहीं है, कोई प्रमाणित जानकारी का स्रोत नहीं है। जब उनके सवालों को अनसुना कर दिया जाता है तो उनके पास क्या विकल्प बचता है? देखिए, जब बच्चों के पास तथ्य नहीं होते ना, तो उनका दिमाग खालीपन बर्दाश्त नहीं कर पाता। मनोविज्ञान में इसे खाली जगहों को अपनी कल्पना से भरने की प्रक्रिया कहा जाता है। जब बाहर से कोई जानकारी नहीं मिलती तो बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपनी एक आत्म केंद्रित सोच का निर्माण कर लेते हैं। मतलब वो खुद का एक लॉजिक गढ़ लेते हैं। बिल्कुल, वे ये मान लेते हैं कि दुनिया बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे वे खुद महसूस करते हैं। जैसे श्यामा, जो छोटी है, वो केशव से पूछती है कि क्या बच्चे अंडों से निकलते ही फुर्र से उड़ जाएंगे? हाँ, और केशव का जवाब तो सुनिए। हाँ, केशव, जो कि खुद कुछ नहीं जानता, किसी बड़े विद्वान की तरह गर्व से समझाता है कि बिना पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। उनका यह संवाद उनके लिए परम सत्य है। यही उनका विज्ञान है। मतलब ये उनकी अपनी घड़ी हुई एक छोटी सी वैज्ञानिक दुनिया है। लेकिन ये जिज्ञासा जल्द ही एक बहुत गहरी चिंता में बदल जाती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। गर्मी के दिन है ना? हाँ, गर्मी के दिन है। बच्चों को अचानक ये ख्याल आता है कि जो बच्चे अंडों से निकलेंगे उन्हें तो बहुत तेज धूप लगेगी, और सबसे डरावना सवाल जो उनके मन में आता है, वो बेचारी छोटी सी चिड़िया इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी कि अपने सारे बच्चों का पेट भर सके? बेचारे बच्चे। हाँ, बच्चों के उस तर्क के हिसाब से तो वे नन्हे पक्षी भूख और प्यास से तड़प कर मर जाएंगे। शोध आलेख इस बिंदु को बच्चों की असीम संवेदनशीलता और पशु पक्षी प्रेम के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। सही बात है। देखिए, बच्चों का ये सोचना उनके निस्वार्थ प्रेम और करुणा को दर्शाता है। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई छल नहीं है। वे उन अजन्मे पक्षियों के संभावित दुख को इतनी गहराई से महसूस कर रहे हैं जो शायद कई वयस्क इंसान भी ना कर पाए। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक पेंच भी फंसा हुआ है। अच्छा, वो वैचारिक पेंच क्या है? वह पेंच है मानवीकरण की प्रवृत्ति। मानवीयकरण? हाँ, बच्चे अपनी इंसानी जरूरतों को उन पक्षियों पर थोप रहे हैं। ओह, समझ गया। क्योंकि बच्चों को नर्म बिस्तर की जरूरत होती है, उन्हें धूप लगने पर छत की जरूरत होती है, इसलिए वह ये मान बैठते हैं कि पक्षियों को भी बिल्कुल इन्हीं चीजों की जरूरत होगी। हाँ, उनका लॉजिक तो यही कहता है। उनका करुणा से भरा हृदय ये समझ ही नहीं पाता कि प्रकृति ने हर जीव को एक अलग तरह के कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए डिजाइन किया है। ज्ञान के बिना उपजी ये करुणा असल में एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है, और इसी अंधी करुणा के चलते वे एक पूरा का पूरा रेस्क्यू मिशन यानी बचाव अभियान शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। इस अभियान में केशव, जो इंजीनियरिंग और जुगाड़ लगाता है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। हाँ, वो नन्ना इंजीनियर। हाँ, वो पुरानी फटी हुई धोती के टुकड़े की तह बनाकर एक मुलायम गद्दी तैयार करता है ताकि अंडों को तिनकों की चुभन न सहनी पड़े। पानी का इंतजाम करने के लिए पत्थर की एक प्याली को अच्छी तरह धोकर उसका तेल साफ करके उसमें निर्मल पानी भरता है। और धूप से बचाने का उसका तरीका तो और भी दिलचस्प है। वो टूटी टोकरी वाला। हाँ, बिल्कुल। कूड़ा फेंकने वाली एक टूटी हुई टोकरी लाता है। जब श्यामा कहती है कि टोकरी में तो छेद है, धूप अंदर आएगी, तो केशव उस सुराख को कागज से बड़े ही चतुराई से बंद करके छत का निर्माण कर देता है। देखिए, ये केशव की रचनात्मकता और किसी समस्या को सुलझाने की जो क्षमता है ना, उसे दर्शाता है। वो अपने स्तर पर हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि उन पक्षियों के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करे। लेकिन ये सारी रचनात्मकता एक पूरी तरह से गलत परिकल्पना पर खड़ी है। गलत फाउंडेशन पर। हाँ, वे एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र में मानवीय सुविधाओं का निर्माण कर रहे हैं जिसे इंसानी दखल की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ एक बात मुझे बहुत खटकती है। हम इस बचाव अभियान के उस दिन पर आते हैं जब इसे अंजाम दिया जाता है, यानी इसका एग्जीक्यूशन होता है। हाँ, वो दोपहर का समय। चिलचिलाती गर्मी की दोपहर है, लू चल रही है। माँ दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई हैं। लेकिन इन बच्चों को नींद कहाँ आने वाली थी? वो तो अपने मिशन में लगे थे। हाँ, जैसे ही माँ की आंख लगती है, दोनों चुपचाप दरवाजे की सिटकनी खोलकर दबे पांव बाहर आते हैं।
नहाने की चौकी के ऊपर एक हिलता हुआ स्टूल रखा जाता है ताकि छज्जे तक पहुंचा जा सके। श्यामा नीचे से स्टूल पकड़ती है और केशव ऊपर चढ़ता है। लेकिन एक सवाल है मेरा, अगर केशव और श्यामा इतने ही नेक इरादे से काम कर रहे थे, किसी की जान बचाने जैसा महान काम कर रहे थे, तो वे चूरों की तरह दबे पांव क्यों निकल रहे थे? ये एक बहुत ही बारीक सवाल है। और ऊपर से केशव अपनी छोटी बहन को लगातार डरा रहा था कि अगर स्टूल हिलाया तो नीचे उतरकर बहुत मारूंगा। मेरा मतलब है, एक इतने पुण्य के काम में इतना डर और हिंसा का भाव क्यों हावी है? क्या बचपन में सही काम करने की खुशी से ज्यादा बड़ों से मार पड़ने का डर हावी होता है? बिल्कुल। और ये सवाल हमें बाल मनोविज्ञान की एक बहुत ही जटिल परत की ओर ले जाता है। दरअसल बचपन के शुरुआती दौर में नैतिकता यानी क्या सही है और क्या गलत है, इसकी कोई सार्वभौमिक समझ विकसित नहीं होती। अच्छा। बच्चों के लिए सही और गलत की परिभाषा केवल एक चीज से तय होती है, बड़ों की प्रतिक्रिया या सजा का डर। समझ रहा हूँ। केशव और श्यामा को ये अच्छी तरह पता है कि तेज धूप में बाहर निकलना माँ के बनाए गए नियम को तोड़ना है। उनका उद्देश्य चाहे कितना भी पवित्र हो, उन्हें पता है कि अगर वे पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। हाँ, तो वो डर हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। इसलिए उनका ये पूरा अभियान एक अपराध के तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। और जहां तक श्यामा के चुप रहने या केशव की धमकियां सहने की बात है, वो केवल भाई बहन का प्यार नहीं है। तो और क्या है? श्यामा उस अपराध में बराबर की हिस्सेदार है। वो एक राजदार है। वो खुद भी डरी हुई है कि माँ को पता चला तो दोनों पिटेंगे। ये सचमुच हैरान करने वाला है कि कैसे सजा का डर बच्चों की सोच पर इतना हावी रहता है। खैर, जैसे ही केशव छज्जे पर पहुंचकर हाथ रखता है, दोनों चिड़िया घबराकर उड़ जाती हैं। और देखिए, वो उन चिड़ियों का उड़ना वो कोई सामान्य बात नहीं थी। प्रकृति ने इंसानी दखलंदाजी के खिलाफ अपनी पहली चेतावनी दे दी थी। ये संकेत था कि उस क्षेत्र में बाहरी और मानवीय हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लेकिन बच्चे ऐसे समझ नहीं पाए। बिल्कुल। बच्चे जो इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ और सिर्फ अपनी इंसानी चश्मे से देख रहे थे, प्रकृति की उस मूक चेतावनी को समझ ही नहीं पाए। केशव ने अंडों को उठाया और बड़े ही प्यार से अपनी बनाई हुई उस कपड़े की गद्दी पर रख दिया। उनके पास दाना और पानी की प्याली भी रख दी। जब वे नीचे उतरे तो उन्हें लगा कि उन्होंने दुनिया का सबसे महान काम कर दिया है। लेकिन वो संतुष्टि, वो जो खुशी थी ना, वो बहुत ही कम समय के लिए थी। कहानी का जो क्लाइमैक्स है, वो त्रासदी, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। बहुत ही दर्दनाक है वो हिस्सा। शाम के करीब 4 बजे हैं। श्यामा की अचानक नींद खुलती है और वो भागकर छज्जे के पास जाती है। वो ऊपर देखती है, लेकिन वहां वो टोकरी नहीं है। उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़ती है और जो दृश्य वो देखती है वो दहला देने वाला है। बिल्कुल। तीनों अंडे नीचे जमीन पर गिरे पड़े हैं और टूटकर बिखर गए हैं। उनमें से एक अजीब सा उजला पानी बाहर बह रहा है। वो बदहवास होकर केशव को बुलाती है। जब केशव भागकर बाहर आता है और उस मंजर को देखता है तो वो बुत बनकर रह जाता है। मतलब उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका है। केशव के उस समय की जो मानसिक स्थिति है ना, उसे शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। जो बच्चा खुद को एक रक्षक, एक तारणहार मान रहा था, वो अचानक से समझ ही नहीं पाता कि ये सब कैसे हो गया। हाँ, उसका पूरा लॉजिक फेल हो गया। बिल्कुल। उसे लगता है कि उसने तो अंडों को बहुत सुरक्षित और आरामदायक जगह पर रखा था, फिर वे नीचे कैसे गिर सकते हैं। और तभी उनकी माँ वहां आ जाती हैं। बच्चों को धूप में खड़ा देखकर पहले तो वो आग बबूला हो जाती है, लेकिन जब श्यामा डरी हुई आवाज में बताती है कि अंडे टूट गए हैं और केशव ने उन्हें छेड़ा था, तब माँ जो कड़वा सच बताती है वो इस कहानी का सबसे भारी और कह सकते हैं कि दर्दनाक सबक है। माँ बताती हैं कि इंसानों के छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, उन पर इंसानों की महक आ जाती है और उसके बाद चिड़ियां उन अंडों को कभी नहीं सेती। हाँ, वो उन्हें खुद ही घोंसले से नीचे गिरा देती है। हमारी अध्ययन सामग्री में इस पूरी घटना को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक और भयानक वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। रक्षा में हत्या। रक्षा में हत्या, ये केवल एक वाक्यांश नहीं है। ये दरअसल इंसानी अहंकार और अज्ञानता का एक बहुत बड़ा आईना है। बिल्कुल। जब हम अन्य स्रोतों की, जैसे कि उस विश्लेषणात्मक YouTube ट्रांसक्रिप्ट की ओर ध्यान देते हैं, तो ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आती है कि प्रकृति के कामों में छेड़छाड़, चाहे वो कितनी भी अच्छी नीयत से क्यों ना हो, अक्सर तबाही का ही कारण बनती है। तबाही लाती है।
प्रकृति का अपना एक संतुलित तंत्र है। जब इंसान बिना उस तंत्र को समझे अपनी दया या अपनी सहूलियत को उस पर थोपता है तो वह अनजाने में उस पूरी व्यवस्था को नष्ट कर देता है। मैं केशव के उस मानसिक आघात के बारे में सोचकर ही सिहर उठता हूँ। मतलब वो बच्चा जो सोच रहा था कि वो उन नन्हे पक्षियों की जान बचा रहा है, अचानक से उसे पता चलता है कि वही उनका कातिल है। बहुत गहरा सदमा होता है ये। माँ के वो कठोर शब्द, 3 जाने ले ली दुष्ट ने, ये उसके बाल मन पर किसी हथौड़े की तरह लगते हैं। केशव बिल्कुल सहमकर भीगी बिल्ली बन जाता है। वो रुआंसी आवाज में कहता है कि उसने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। उसकी इस बेबसी और नादानी पर माँ को भले ही हंसी आ जाती है, लेकिन केशव के लिए ये कोई हंसी की बात नहीं थी। वो कई दिनों तक अपनी इस नादानी पर पछताता रहता है। उसे जब भी याद आता कि उसने हिफाजत करने के चक्कर में अंडों का सत्यानाश कर दिया तो वो अकेले में फूट फूट कर रो पड़ता। मासूमियत और एक इतनी बड़ी त्रासदी का ये मिलन मन को बहुत गहरे तक झकझोर देता है। देखिए, ये जो पश्चाताप की भावना केशव के भीतर जन्म लेती है ना, यही दरअसल मुंशी प्रेमचंद की कहानियों की वो मनोवैज्ञानिक धुरी है जो बच्चों को जीवन के सबसे बड़े सबक सिखाती है। बिल्कुल। अगर हम चंद्रकांत यादव के शोध आलेख के वृहत संदर्भ की ओर मुड़ें तो हम देखेंगे कि प्रेमचंद बाल साहित्य को केवल बच्चों के मनोरंजन का साधन, मतलब सिर्फ कहानियां नहीं मानते थे। उनके अनुसार साहित्य बच्चों के मानसिक और वैचारिक विकास का एक बहुत ही मजबूत उपकरण है, उनके मानसिक विकास का भोजन है। तो इसी बात पर मैं इस चर्चा को कहानी की सीमाओं से थोड़ा बाहर ले जाना चाहता हूँ। शोध आलेख में ये बात बहुत गहराई से उठाई गई है कि प्रेमचंद के पात्र कोई साधारण पात्र नहीं होते। सही बात है। मेरा सवाल ये है कि अगर नादान दोस्त में केशव के अज्ञानता और नादानी के कारण इतनी बड़ी गलती हुई तो प्रेमचंद की अन्य बाल कहानियों से ये स्थिति कैसे अलग है? मतलब आलेख इस तुलना के बारे में क्या निष्कर्ष निकालता है? शोध आलेख बहुत ही स्पष्ट रूप से बालपन की 2 अलग-अलग अवस्थाओं और परिस्थितियों की तुलना करता है। अच्छा। देखिए, नादान दोस्त बच्चों की उस पूर्ण मासूमियत और अज्ञानता को दर्शाती है जहां उनके पास सुरक्षा है, घर है और भले ही जुगाड़ वाली सही पर साधन संपन्नता है। हाँ, मतलब उन्हें रोटी कपड़े की चिंता नहीं है। बिल्कुल। केशव के पास सोचने का, परिकल्पनाएं करने का बहुत समय है क्योंकि जीवन की कठोर सच्चाइयों ने अभी उसे छुआ नहीं है। इसके ठीक विपरीत आलेख में प्रेमचंद की एक और अमर रचना ईदगाह का उदाहरण दिया गया है। अरे हाँ, हामिद की कहानी। बिल्कुल, हामिद भी केशव की ही तरह एक छोटा बच्चा है, लेकिन ईदगाह में भयंकर गरीबी, अभाव और माता पिता के साय का न होना हामिद को मतलब समय से बहुत पहले ही बड़ा और परिपक्व कर देता है। हालात उसे मैच्योर कर देते हैं। सही कहा। जहां एक तरफ नादान दोस्त में केशव बिना किसी ठोस समझ के सिर्फ भावनाओं ने बहकर काम करता है, वहीं ईदगाह में हामिद खिलौनों और मिठाइयों के उस जबरदस्त आकर्षण के बावजूद अपनी तर्क शक्ति यानी लॉजिक का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। ये विषमता बहुत ही अद्भुत है। मतलब हामिद मेले में खड़ा है, उसके पास सिर्फ 3 पैसे हैं, बाकी बच्चे मिट्टी के खिलौने खरीद रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं। कोई भी सामान्य बच्चा उस लालच में पड़ जाएगा, लेकिन हामिद नहीं पड़ता। हाँ, वो अपनी दादी के जलते हुए हाथों के बारे में सोचता है। वो सोचता है कि मिट्टी के खिलौने तो गिरकर टूट जाएंगे, लेकिन अगर वो लोहे का चिमटा खरीदेगा तो दादी की उंगलियां आग से बच जाएंगी। क्या बात है। वो अपने उस छोटे से तर्क से बाकी सभी बच्चों को, यहाँ तक कि बड़ों को भी निरुत्तर कर देता है। देखिए, जहां केशव का गलत तर्क 3 अंडों की जान ले लेता है, वहीं हामिद का सही तर्क उसे अपनी उम्र से कहीं अधिक सम्मान दिलाता है। ये एक बहुत ही विचारणीय तुलना है। एक तरफ केशव है जिसके पास एक सुरक्षित जीवन है, पर दुनिया और प्रकृति की समझ कह सकते हैं बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ हामिद है जिसके पास कोई साधन नहीं है, जीवन बहुत कठिन है, लेकिन उन हालातों ने उसे एक बहुत ही गहरी और जमीनी समझ दे दी है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, आलेख में चोरी नाम की एक और कहानी का भी विश्लेषण है। अच्छा, उसमें क्या होता है? उसमें बच्चे अपनी लालसा में पैसे चुराते हैं, लेकिन उनके भीतर पैदा हुआ अपराध बोध और ग्लानि उन्हें चैन से जीने नहीं देती।
अंततः उन्हें अपनी गलती का परिणाम भुगतना पड़ता है। तो प्रेमचंद की ये सारी कहानियां, भले ही वो अज्ञानता पर हों, गरीबी पर हों या लालच पर, वे सभी बालमन के भीतर तर्क, करुणा, सत्य, सहयोग और न्याय के बीज बोने का काम करती हैं। हाँ, एक गहरी सीख देती हैं। वे बच्चों को और साथ ही उन्हें पढ़ने वाले बड़ों को ये समझाती हैं कि हमारे कर्मों के परिणाम क्या हो सकते हैं, चाहे वो काम अनजाने में ही क्यों न किए गए हों। तो इस पूरी लंबी चर्चा और विश्लेषण का आखिरकार सार क्या है? श्रोताओं के लिए ये केवल एक 100 साल पुरानी कहानी नहीं है जिसे हमने बचपन में अपनी हिंदी की किताबों में पढ़ा था और बस भूल गए थे। बिल्कुल नहीं। ये असल में मानव व्यवहार का एक बहुत बड़ा जीवन सबक है। आज भी हम अक्सर अपनी समझ और अपनी सीमित नजरिए के अनुसार दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वास्तविक समस्या की जड़ को समझे बिना जिस व्यक्ति या जिस जीव की हम मदद करना चाह रहे हैं, उसके पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को जाने बिना हमारा वो हस्तक्षेप मदद करने के बजाय विनाशकारी साबित हो सकता है। एकदम सही। ये बात केवल बच्चों पर लागू नहीं होती, ये हम वयस्कों के लिए भी उतनी ही सत्य है। कई बार बहुत सारी संस्थाएं या लोग वन्य जीवों की मदद करने के नाम पर उनके प्राकृतिक आवास में ऐसा दखल देते हैं कि वे जीव अपने ही झुंड से अलग हो जाते हैं। अरे हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे केशव ने अंडों की रक्षा करने की कोशिश की थी। सहायता करना और बेवजह हस्तक्षेप करना, इन दोनों के बीच एक बहुत ही महीन और नाजुक सी रेखा होती है। बिल्कुल। नादान दोस्त हमें यही सिखाती है कि केवल करुणा और दया का होना ही काफी नहीं है। ज्ञान और समझ का होना और ये जानना कि कब हमें पीछे हट जाना चाहिए, ये भी उतना ही आवश्यक है। प्रकृति के अपने खुद के बहुत ही क्रूर लेकिन संतुलित नियम हैं और हमारी मानवीय भावनाएं उन नियमों को बदल नहीं सकती। और मैं कहूंगी कि ये कहानी बड़ों की उस दुनिया पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है जहां बच्चों के मासूम सवालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। बिल्कुल। और ये चर्चा हमें उस बिंदु पर ले आती है जहां हम सभी को खुद से एक बहुत ही कड़वा सवाल पूछने की जरूरत है। बताइए। सोचने वाली बात यह है कि आज के इस बेहद तेज रफ्तार वाले दौर में, जहां हर कोई अपने दफ्तर के काम में, अपनी व्यस्तताओं में या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन में डूबा हुआ है, अगर इस कहानी के बिल्कुल शुरुआत में ही माता पिता ने अपनी उस भारी व्यस्तता से केवल 5 मिनट निकालकर केशव और श्यामा के उन मासूम से सवालों के सही जवाब दे दिए होते, तो क्या होता? ये इस पूरे विमर्श का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ना? अगर बाबूजी ने अपने दफ्तर के कागजों से एक पल के लिए नजर उठाकर या माँ ने रसोई के काम को थोड़ा रोककर उन बच्चों के पास बैठकर उन्हें यह समझा दिया होता कि चिड़िया के अंडों को क्यों नहीं छूना चाहिए, हाँ। इंसानी दखल से प्रकृति का क्या नुकसान होता, तो शायद उन 3 अजन्मे पक्षियों की जान कभी नहीं जाती। केशव को उस भीषण अपराध बोध का वो भारी बोझ जीवन भर अपने सीने पर लेकर नहीं घूमना पड़ता। ये पूरी की पूरी त्रासदी सिर्फ 5 मिनट की सही बातचीत से टाली जा सकती थी। ये सचमुच एक बहुत ही आत्मनिरीक्षण का विषय है। देखिए, बच्चों की उस मासूम दुनिया को, जहां वे बिना किसी जानकारी के अपनी परिकल्पनाएं गढ़ रहे होते हैं, जहां वे अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं, उस दुनिया को हमारी झिड़कियों या हमारी अनदेखी की नहीं, बल्कि हमारे धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन की जरूरत होती है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये एक बहुत ही जरूरी विचार है। क्या हम भी अपनी इस तेज तर्रार वयस्क जिंदगी में अपने आसपास मौजूद नादान दोस्तों के अनगिनत और कई बार बेतुके लगने वाले सवालों को अनसुना कर रहे हैं? हमें सोचना चाहिए इस पर। क्या हम उन्हें उनके हाल पर, उनके अधूरे तर्कों के साथ छोड़कर अनजाने में ही किसी नई और भयानक त्रासदी की नींव तो नहीं रख रहे हैं? बचपन की वो दुनिया बहुत खूबसूरत है, जहां हर झाड़ी के पीछे एक तिलिस्म है और हर छज्जे पर ब्रह्मांड का एक नया रहस्य छिपा है। बिल्कुल सच कहा। लेकिन जब उस मासूम दुनिया का सामना कठोर असलियत से होता है, तो उसे डांट डपट की नहीं, बल्कि एक समझदार सहारे की जरूरत होती है। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम सभी को अपने भीतर टटोलने की आवश्यकता है। अगली बार जब कोई बचपन किसी जिज्ञासा के साथ सामने आए, तो शायद थोड़ा रोकना और उस जिज्ञासा को सही दिशा देना ही असली रक्षक होना है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही।